हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज़ 20 जुलाई एंड 20 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल है, मतलब सबसे पहला जो न्यूज़ है वो एक आर्टिकल से रिलेटेड है, दैट इज़ आर्टिकल 361। बेसिकली ये क्या है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब को क्या है कि एक तरीके से इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लीगल एक्शन। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि आर्टिकल 361 के अंदर कौन कौन से क्लॉज जो है वो आते हैं। फिर दूसरा है कि रिसेंटली अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्यूज़ भी किया है अपोजिशन को कि वो क्या है फॉल्स नरेटिव जो है वो चलाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को लेकर। क्योंकि आरबीआई का रिसेंट हम कह सकते हैं रिपोर्ट है जिसमें लगभग बीते 3 से 4 साल के बीच में क्या है लगभग 8 करोड़ जॉब्स क्या है उतने प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एज अ टॉपिक जो है जो हम पढ़ते भी है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक्स के भी अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इसको हम कहते हैं। ये टर्म क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि किस तरह के इंश्योरेंस की बात की जा रही है, ये हम देखेंगे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी क्या है जिक्र हुआ है, क्योंकि उसने एक तरीके से मतलब जो जजमेंट दिया है या बताया है कि भाई जो इसराइल का जो कब्जा है फ़लस्तीन में वो क्या है एक तरीके से इलीगल है। तो एज अ बॉडी जो है हम लोग देखेंगे आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। और लास्ट में क्या है कुछ प्लेसेस हैं न्यूज़ के अंदर। एक है यमन जहाँ पे हूती जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा जो है उन्होंने एक जो ड्रोन स्ट्राइक है वो किया है, एंड ड्रोन जो है इसराइल के तेल एवीव में जो है जाके गिरा है। एंड ये वहीं पे जाके ड्रोन जो है वो स्ट्राइक किया है जहाँ पे उसी रीजन में यूएस एम्बेसी भी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा न्यूज़ में था तो इसको हमने लिया है। तो ये दोनों ही रीजन्स क्या है हम लोग देखेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंटर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ऑन ब्लैंकेट इम्यूनिटी ऑफ गवर्नर। ठीक है, अब ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी है क्या, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो दोनों ही क्या है इम्यून होंगे किस चीज़ से रिलेटेड। तो जो भी वो क्या है जो भी एक्सरसाइज करते हैं या पावर्स और ड्यूटीज़ उनको दी जाती है, मतलब जो भी अपने ड्यूटी को निभाने के दौरान वो जो भी इवेंट्स करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं उनके लिए वो लायबल बिल्कुल नहीं होंगे, आंसरेबल नहीं होंगे। एंड ऑल्सो कि कोई भी ऐसा एक्ट जो उन्होंने किया या वो करना चाहते या इंटेंशन रखते थे इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोज पावर्स एंड ड्यूटीज़, तो इन दोनों चीज़ के लिए क्या है प्रेसिडेंट चाहे क्या है गवर्नर वो क्या है आंसरेबल नहीं होंगे। यही आर्टिकल 361 जो है वो कहता है। यानी कि इसके अंदर दो क्रूसियल क्या है सब क्लॉजेज जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो किसी भी स्टेट के, वो किसी भी कोर्ट के अंदर क्या है उनको कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चलाया जा सकता है या इनिशिएट या कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या है अरेस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब कोई भी कोर्ट जो है अलाउ नहीं कर सकता है कि भाई जो आप है प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या है उनके टर्म में ही क्या है जाके अरेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 361 जिसके अंदर दो सब क्लॉसेज जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करें तो दो केस है यहाँ पे। एक है अगर हम देखें तो रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया कि भाई गवर्नर जो है वो एब्सोल्यूट क्या है इम्यूनिटी जो है वो इंजॉय करते हैं। एंड ये कंप्लीट इम्यूनिटी जो है वो किस किस चीज़ में इंजॉय वो करेंगे भाई, अगर क्या है कि वो अपने पावर्स को या ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने के दौरान क्या है कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं या इंटेंशन भी रहता है उस एक्ट को करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए क्या है उनको किसी भी कोर्ट में एक तरीके से क्या किया जाएगा कि वो आंसरेबल किसी कोर्ट के लिए नहीं होंगे। दूसरा चीज़ ये है कि दिस रूलिंग इज इंडीड नॉट फॉर क्रिमिनल कंप्लेंट्स। अब ये है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ क्या है डिस्क्रिशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से रिलेटेड है। अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट होगा तो वो क्या है वो चीज़ जो है वो उनके खिलाफ जो है वो हो सकता है। प्रेसिडेंट्स वेयर क्रिमिनल एक्शंस वाज हॉल्टेड टिल अ गवर्नर कंप्लीटेड हिज टर्म। अच्छा,
क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा तो वो टर्म में नहीं ले सकते, टर्म के बाद लिया जा सकता है, ठीक है। और टर्म में रहने के दौरान कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को वो अगर परफॉर्म करते हैं और वो डिस्क्रिशनरी भी होगा कि भाई मतलब खुद का ही जो है डिसीजन अपने मन से लिया गया होगा, उस एक्शन के लिए भी क्या है गवर्नर जो है वो लायबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से रिलेटेड है। अगर कोई क्या है क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा तो वो होगा, लेकिन वो टर्म के बाद होगा। ऐसा हमें देखने को भी मिला 2017 के अंदर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस हुआ था 1992 का, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर उस दौरान क्या है कल्याण सिंह थे, जो कि 2017 में क्या है कि गवर्नर थे राजस्थान के, इसीलिए उनके खिलाफ क्या है ट्रायल जो है वो नहीं किया गया। एंड क्यों? क्योंकि वो गवर्नर थे प्रेजेंट टाइम में, एंड भले ही उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी था, लेकिन उनको क्या है उनको ट्रायल जो है वो नहीं किया गया था क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर थे। इसके बाद अगर हम देखें तो लिविंग इन डिनायल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली क्या है कि आरबीआई का रिपोर्ट आया जहां पे बोला गया कि भाई 8 करोड़ जॉब जो है वो क्या है क्रिएट हुआ है पिछले 3 से 4 साल के बीच में। इसी चीज़ को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बोला कि भाई जो अपोजिशन है वो क्या है एक फॉल्स नरेटिव जो है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या है वो प्रोपेगेट जो है वो करवा रहा है, या जानबूझकर क्या है क्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ पे टर्म जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट आया। अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ वर्किंग आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट बट आर अनेबल टू सिक्योर सूटेबल जॉब्स, यानी कि वैसे लोग जो कि कैपेबल है वर्क करने के लिए, लेकिन वो उनको वर्क जो है सूटेबल जॉब नहीं मिल रहा है, उसी उन्हीं लोगों को हम क्या है अनएम्प्लॉयड जो है कंसीडर करते हैं। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज समवन हु इज पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स का तो पार्ट है, एंड possesses द रिक्विजिट स्किल्स बट करेंटली लैक्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। स्किल भी है लेकिन क्या है एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके पास। बेसिकली एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज समवन ऑफ वर्किंग एज का होगा, जॉबलेस है, एबल एंड अवेलेबल टू वर्क, कि भाई काम तो करना चाहता है और उसके लायक भी है और जॉब की तलाश में भी है, उसी को हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अब मेजरमेंट अगर हम अनएम्प्लॉयड को देखें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बाई टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। मान लो टोटल लेबर फोर्स में अगर हम देखें तो दो हो गया, एक तो एम्प्लॉयड हो गया, दूसरा अनएम्प्लॉयड हो गया। तो अनएम्प्लॉयड बाई टोटल ई प्लस यू ई कर लो अनएम्प्लॉयड इनटू 100, यही हमारा क्या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, ठीक है। तो टोटल लेबर फोर्स के अंदर क्या है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को ही क्या है इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि rooted in mismatches between skill possessed by the workforce and the requirement of available position. This form of unemployment highlights systemic issues within the labor market। कि भाई जैसा डिमांड चाहिए, मान लो कि कंपनी को डिमांड चाहिए कि भाई स्किलफुल वर्कर चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आदमी है या जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल ही नहीं है। तो ये क्या है स्ट्रक्चर एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया कि भाई जो चाहिए वो तो है ही नहीं, तो वो हायर कैसे कर सकता है कोई कंपनी उनको। दूसरा क्या हो गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है भाई कि दो केस है, एक क्या है इकोनॉमी जब हाई पे पीक पे रहता है तो उस समय क्या है जॉब जो है वो रहता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है इकोनॉमिक अगर हमको डाउन टर्न्स देखने को मिलता है तो उस केस में क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लगता है। एंड ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पीरियड ऑफ एक्सपेंशन आएगा फिर वो क्या होगा ग्रो करेगा, जॉब जो है अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये नॉर्मल सबके साथ होता है कि भाई आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच कर रहे हैं, बीच का जो टाइम लैग पीरियड आ रहा है उसी को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं, कि दो कंपनी चेंज करने के बीच में जो गैप है उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं। या इस बीच मान लो कोई आदमी जो है ऐसा काम कर रहा है जिसको वो एम्प्लॉयमेंट के रूप में कंसीडर नहीं करता है कि पार्ट टाइम कर रहे, तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अंडर एम्प्लॉयड देखें तो जैसा स्किल है वो आप क्या है उस स्किल सेट के हिसाब से आपको लगता है कि आप लेस पे है या लेस पोजीशन पे, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यू आर अंडर एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिस्करेजमेंट और अदर फैक्टर्स बट कुड पोटेंशियली इंटर द जॉब मार्केट इफ कंडीशंस इंप्रूव। मतलब हिडन कौन सा हो गया कि भाई
किसी आदमी, कोई मान लो पर्सन पी है, उसके पास है स्किल सेट, लेकिन उतना भी नहीं है, उसको थोड़ा सा डिस्करेज कर दिया गया है सोसाइटी की तरफ से कि भाई वो नौकरी करना नहीं चाह रहा है या उसको डर लग रहा है एक तरीके से नौकरी करने में। लेकिन हाँ, कंडीशन अगर उसके आसपास का इंक्रीज़ किया जाएगा तो उस केस में वो क्या है कि जो जॉब मार्केट है उसमें क्या है, इंटर कर सकता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे मान लो एक खेत है जिसमें 10 लोगों की जरूरत है, वहाँ 20 लोग है काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 ही की काम की रिक्वायरमेंट थी, तो बाकी 10 लोग क्या है, डिस्गाइज्ड हो गए कि भाई जरूरत नहीं है फिर भी क्या है, प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर हम कॉजेज़ की बात करें, मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक है पॉपुलेशन का साइज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा स्किल मिसमैच, हम कह सकते हैं कि जैसा स्किल चाहिए कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को वैसा स्किल सेट जो है वो एम्प्लॉई के पास या पर्सन जो जॉब सीकर है उसके पास प्रेजेंट नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर भी है कि भाई जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मलाइज नहीं है, तो जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी हेल्दी नहीं है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी देखने को मिलता है कि वेल इंटेंशनड पॉलिसीज़ जो है may face challenges in effective implementation impacting their ability to generate employment। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसीज़ ऐसे आती हैं जिसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट नहीं हो पाता है। एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, जैसे कि ट्रेड डायनेमिक्स हो गया, जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया, जैसे जहाँ पे भी क्या होगा सिचुएशन ऐसे मतलब कि इंटरनेशनली अगर बदलेगा तो उस केस में क्या है कि नेशनल लेवल पे भी एम्प्लॉयमेंट पे अफेक्ट जो है हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक सर्वे है जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं, एंड ये सर्वे जो है ये कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ के द्वारा, विच प्रोड्यूस एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज अलॉन्ग विथ क्वार्टरली एस्टिमेट्स फॉर अर्बन एरियाज। मतलब एनएसओ जो है वो क्या है, पीएलएफएस को करवाती है, कंडक्ट कराती है, जो कि एनुअल स्टैटिस्टिक है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का अर्बन और रूरल एरियाज़ में, और साथ ही साथ क्वार्टरली क्या है, एस्टिमेट भी प्रोवाइड करती है अर्बन एरियाज़ के लिए। पहला जो एनुअल रिपोर्ट जो है वो डेटा कलेक्ट किया गया था जुलाई 2017 से लेकर 2018 के बीच में, जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के बीच में, फिर उसको मई 2019 के अंदर क्या है पहला रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें पीएलएफएस की, तो इट इज़ टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इसको कैलकुलेट करना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसको कैलकुलेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसको कैलकुलेट करना इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 months फॉर अर्बन एरियाज ओनली इन द करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, तो जो हमने देखा कि भाई जो अर्बन एरियाज है उसके लिए क्या है, क्वार्टरली एस्टिमेट भी निकालता है, तो हर 3 महीना पे क्या है ये एस्टिमेट होता है। To estimate employment and unemployment indicators in both usual status and current weekly status in both rural and urban areas annually। नेक्स्ट देखो यहीं पे अगर हम देखें तो एक है KLEMS यानी कि कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल सर्विसेज। ये जो डेटाबेस है इज पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द RBI to analyze productivity performance in the Indian economy at a disaggregated इंडस्ट्री लेवल। द डेटाबेस कवर्स 27 इंडस्ट्री को कवर किया, द इंटायर कंप्राइजिंग द इंटायर इंडियन इकोनॉमी। द डेटाबेस ऑल्सो प्रोवाइड दीज एस्टिमेट्स एट द ब्रॉड लेवल, ब्रॉड सेक्टोरल लेवल्स, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सबको इंक्लूड करके एट ऑल इंडिया लेवल्स। तो एक है क्लेम्स जिसको कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल एंड सर्विसेज कह रहे हैं, ये फुल फॉर्म हो गया इसका, जिसमें 27 इंडस्ट्रीज़ को जो कि इंडियन इकोनॉमी को पूरा ही कवर करती है उसको इंक्लूड किया जाता है। एक और है CMIE कहते हैं, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी है जो कि सर्वे करना स्टार्ट की थी और हर महीने क्या है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो पब्लिश करती है। पहली बार 2016 के अंदर जो है इसने पब्लिश किया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इज कंप्यूटेड एज द नंबर ऑफ पर्सनस नॉट एम्प्लॉयड बट विलिंग टू वर्क एंड एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब एज अ परसेंट ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, टोटल लेबर फोर्स में जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जब जैसा कि अभी हमने देखा। एंड अनएम्प्लॉयड कौन सा, कि जिसके पास कैपेसिटी तो है लेकिन वो क्या है जॉबलेस है और जॉब करना भी चाहता है। दूसरा वहीं पे टोटल लेबर फोर्स जो है वो इंक्लूड किया जाता है किसको, एम्प्लॉयड और जो अनएम्प्लॉयड है उन दोनों को। एंड दोनों जो अनएम्प्लॉयड होगा वो क्या होगा कि भाई जॉब जो है वो देख रहा होगा या विलिंग टू वर्क होगा। ऐसा नहीं कि जो जॉब करना ही नहीं चाहता है तो उसको अनएम्प्लॉयड हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। The CMIE
adopts the International Labour Organization definition and counts only those who get an income for work as employed. PLFS counts those who are working even if they do not get an income from it. अब देखो यहाँ पे CMI जो है वो अडॉप्ट करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन को, एंड यानी कि हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड किसको काउंट कर रहा है कि भाई जिसको क्या है काम के बदले पैसा मिल रहा है। लेकिन PLFS यानी कि पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो किसको काउंट करता है, उनको भी काउंट करता है जिनको काम के बदले पैसा नहीं मिलता है उनको भी। सो दोज गिविंग फ्री लेबर और दोज हु सेट इन द फील्ड्स बट हैव नो वर्क ऑल्सो गेट काउंटेड एज एम्प्लॉयड बाई PLFS। ठीक है, इसके बाद देखो यही इतना इसमें देखना था, तो ये क्योंकि ये कुछ टर्म जो है उस इस आर्टिकल के अंदर जो है वो आया था, ये आर्टिकल जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है यहाँ पे मेंशन है आपका, इसीलिए मैंने जो है वो डिस्कस किया इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो है कि सॉरी पैरामेट्रिक इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है क्या कि दिस इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनसेट्स पॉलिसी होल्डर्स। अब ये पॉलिसी होल्डर को कैसे कंपनसेट करता है कि ये इस बेसिस पे तय नहीं होता है कि मान लो कि अब आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस क्या है कि आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उस बेसिस पे पहले रिव्यू किया जाएगा कितना एक्सीडेंट है, तब कंपनसेट किया जाएगा। एक है कि जो इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या है, ये मेनली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्री डिफाइंड इवेंट को पहले से ही क्या है प्री डिटरमाइंड अमाउंट के बेसिस पे क्या है इवेंट सिवियरिटी रादर देन एक्चुअल लॉस इंकर्ड, कि भाई इवेंट जो है सीवियर तरीके से हुआ। जैसे मान लो कि एक गाड़ी कार का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि कार के एग्जांपल में आपकी कार या किसी की मान लो एक्स आदमी की कार जो है वो एक्सीडेंट हो गई, तो इस बेसिस पे एक तो है कि इस बेसिस पे तय होगा कि भाई एक्सीडेंट में डैमेज कितना हुआ। तो ये जो है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस डैमेज के बेसिस पे नहीं तय किया जा रहा है, सीवियरिटी के, कि भाई जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत सीवियर ट्रक से हुआ था। अब ट्रक से हुआ तो हो सकता है कि डैमेज कम भी हो, लेकिन क्योंकि ट्रक से हुआ है तो ज़्यादा सीवियर है, तो उस केस में जो मान लो पैसा मान लो कि 2 लाख रुपए अगर इंश्योरेंस की तरफ से देना है तो वो उसको मिल जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है पोस्ट हमको डैमेज चेक जो है वो नहीं करना है, यानी कि पहले से डिटरमाइंड है कि भाई ये चीज़ होगा तो इतना पैसा देंगे, ये चीज़ होगा तो इतना पैसा देंगे। तो इस केस में क्या है कि जो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेजेस और सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि पेमेंट जो है वो काफ़ी क्विकली बेसिस पे होता है। टर्म्स भी क्या होंगे, बिल्कुल ही क्या होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ब्रॉड कवरेज होगा, कवर्स इकोनॉमिक लॉसेस नॉट जस्ट फिजिकल डैमेज। गैप को फिल अप करेगा, सप्लीमेंट एरियाज नॉट कवर्ड बाय ट्रेडिशनल इंश्योरेंस, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है वो सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, वो सिर्फ डैमेज को कवर कर रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पोटेंशियली लोअर प्रीमियम होगा ड्यू टू रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कम होगा क्योंकि डैमेज वगैरह चेक करने के लिए बार बार क्या है चेक करना पड़ता, तो जो कॉस्ट इनकर होता वो नहीं होगा, तो इसी वजह से कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। प्रोमोट्स मिटिगेशन, इनकरेजेस प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। ठीक है, तो बचने के लिए क्या है कि इससे बचने के लिए प्रोमोट किया जाएगा कि भाई आप जो है वो कैसे मिटिगेट कर सकते हैं कोई भी ऐसे नेचुरल या एबैटिक स्ट्रेसेस को, स्पेशली फॉर क्रॉप्स। इनोवेटिव भी है, ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमर्जिंग एंड क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, और रिकवरी को भी क्या है इम्प्रूव करता है, हेल्प्स स्टेबलाइज फाइनेंसेस क्विकली आफ्टर डिजास्टर, एडिंग रिकवरी। ठीक है, मान लो कि अगर कोई क्रॉप जो है वो हीट स्ट्रोक आया, हीट हो गया, बहुत गर्मी है, या मान लो फ्लड का सिचुएशन हो गया, तो उस केस में क्या है, उस केस में रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा क्या है फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइनेंसेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, तो वो रिकवर करने में उनको हेल्प होगा। अदर इनिशिएटिव्स की बात करें जो एग्री क्रेडिट के बेसिस पे है, एक है हमारा कि मेन चीज़ की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या है फाइनेंशियली इंक्लूड जो है वो किया जाए। एक है किसान ऋण पोर्टल, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू ट्रांसफॉर्म हाउ क्रेडिट सर्विसेज आर एक्सेस्ड अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बाई ऑफरिंग अ डिटेल्ड समरी ऑफ फार्मर प्रोफाइल्स एंड लोन डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद फैसिलिटेटिंग अ स्मूथ लिंकेजेस विद बैंक्स। तो जो किसान ऋण पोर्टल है एक तरीके से वो क्या है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम होल्डर जो है जो भी वो उनको क्या है उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि भाई आप जो है वो क्या है कि जो बैंक्स है उनसे क्या है बहुत स्मूथ तरीके से लिंक जो है वो कर सकते हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको सबसे पहले 2016 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था।
एंड अगर हम इसके इंचार्ज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसको देखता है, PMFBY को, ठीक है। फॉर लोनी फार्मर्स हु आर यूजिंग अ किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट और क्रॉप लोन टू फाइनेंस नोटिफाइड क्रॉप्स द प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, फॉर अदर्स इट इज़ ऑप्शनल। तो ये जो फसल बीमा योजना है ये किन के लिए रिक्वायर्ड है? जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा या उस स्कीम के जो है वो लाभार्थी होंगे एक तरीके से, उनके लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। जो नहीं है उनके लिए ऑप्शनल है, वो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको भी 2016 के अंदर, with the aim of easing the financial burden on the covered farmers in the event of crop loss due to unfavorable weather condition। की unfavorable weather condition के चलते क्या है कि अगर crop loss होता है तो उससे रिलेटेड क्या है, ये हमारा स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम, ताकि जो लॉस होगा वेदर के खराब होने की वजह से, ठीक है, उसको इनकर जो है या रिकवर जो है वो तेजी से हो सके। आफ्टर द रिस्क पीरियड एंड्स ऑल रेगुलर क्लेम्स आर रिव्यूड एंड पेड विद इन 45 डेज। जैसे ही क्या होगा, रिस्क पीरियड जो है वो ख़त्म होगा, जितने भी क्लेम्स आए होंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, उनको सबको रिव्यू करके क्या है, जो पेमेंट है वो 45 दिन के अंदर जो है वो कर दिया जाएगा। एंड इसको भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो देखता है। तो इतना ही था इसमें। नेक्स्ट जो है, इजरायली ऑक्यूपेशन जो है पैलेस्टीन के अंदर इलीगल है, ऐसा क्या है कहना हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश जो है 1945 में किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अप्रैल 1946। तो 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, वर्क करना स्टार्ट हुआ 1946 में। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, सिचुएटेड एट पीस पैलेस इन द हेग नीदरलैंड्स। एंड इकलौता यूनाइटेड नेशन का क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है जो यूएसए के क्या है, यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर स्थित जो है वो नहीं है, ये नीदरलैंड्स के अंदर जो है वो स्थित है, ठीक है। ये जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स यानी कि कंट्रीज़ के बीच में, उनको सॉल्व करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एडवाइजरी भी जो है वो जारी करता है। एंड ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय ऑथराइज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इसके 193 स्टेट पार्टीज हैं। एंड करंट प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो नवाफ सलाम जो है या सालम जो है वो अभी हैं, प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें आईसीजे के फॉर्मेशन की, तो आर्टिकल 33 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का। इट लिस्ट द नेगोशिएशन, इंक्वायरी, मीडिएशन मेथड्स फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। सम ऑफ दीज मेथड्स इन्वॉल्व द सर्विसेज ऑफ थर्ड पार्टीज। तो ये आर्टिकल 33 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वही क्या है, बैकग्राउंड है हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फाउंडेशन का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोर्ट के अंदर क्या है, 15 जजेस होते हैं। एंड जो इलेक्शन का टर्म होता है वो क्या है, 9 ईयर्स का होता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो है वो सेपरेटली क्या है, वोट करते हैं, ठीक है। एंड लेकिन वोटिंग जो है वो क्या है, साइमल्टेनियसली होता है। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन बोथ बॉडीज। मतलब दोनों बॉडीज क्या है, वोट करेंगे साइमल्टेनियसली। एंड जो कैंडिडेट जो इलेक्ट होते हैं उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो मिलना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मेजर ऑफ कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 years एंड जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए क्या है, 1/3 जो कोर्ट के जजेस हैं यानी कि 5 जजेस जो है वो हर 3 साल पे क्या है, इलेक्ट होते हैं। एंड जजेस जो है वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। आईसीजी आईसीजे इज असिस्टेड बाय अ रजिस्ट्री। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन क्या है, रजिस्ट्री है। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। 15 जो जजेस है वो इन फॉलोइंग रीजन से जो है वो लिए जाते हैं। जैसे 3 जो है वो अफ्रीका से होंगे, 2 है लैटिन अमेरिका से और कैरिबियन से, 3 जो है वो एशिया से, 5 जो है वो वेस्टर्न यूरोप से एंड अदर स्टेट से, एंड 2 जो है वो ईस्टर्न यूरोप से। अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अदर ऑर्गन्स जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके जैसा अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं, ठीक है। जो कि जजेस जो है वही क्या है, वही आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज भी जो है वो बनते हैं। अगर हम जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शनिंग की बात करें तो ये क्या है, आईसीजे जो है वो वर्ल्ड कोर्ट के रूप में क्या है, काम करता है, जिसका 2 फोल्ड जुरिस्डिक्शन है। पहला क्या है, लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, दूसरा एडवाइजरी ओपिनियंस को भी जारी करना, जो कि क्या होगा, एक तरीके से
अगर हम देखें तो एसेंशियली एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है, एक ओपिनियंस। दूसरा जजमेंट जो अगर हम देखें तो वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है दोनों ही पार्टीज पे, एंड कोई अपील जो है वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हूथी ड्रोन जो है वो हिट्स किया है, सॉरी हिट्स टेल अवीव, 1 किल्ड एंड 10 वुंडेड। तो दो है, एक है केस आपका ये है हमारा हूथी वाला यमन देखेंगे, दूसरा जो है इसराइल का तेल अवीव जो है वो रीजन देखेंगे। तो अगर हम हूथी की बात करें तो हूथीज जो है ऑफिशियली नोन एज अंसार अल्लाह, जिनको पार्टीशंस ऑफ गॉड कहते हैं, ये एक आर्म रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते हैं यमन के अंदर। हूथीज जो है वो ज़्यादी शाइट्स है या जायदिया है। शाइट मुस्लिम्स क्या है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, और जायदीज जो है वो साइट्स के अंदर क्या है, माइनॉरिटीज़ है। तो साइट्स के अंदर जो है वो जायदी है। तो हुतीस क्या है, जायदी साइट्स है, मतलब जाइड्स खुद क्या है, इस्लाम के अंदर माइनॉरिटी है, उसका माइनॉरिटी कौन है, जायदी। दे आर अ माइनॉरिटी इन यमन विच इज़ प्रीडोमिनेंटली अ सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। यमन में मेनली क्या है, सुन्नी मुस्लिम है, बट दे आर अ significant one, numbering in the hundreds of thousands and making up as much as a third of overall population। मतलब एक तिहाई पॉपुलेशन यमन का क्या है, यही आपके जायदी मुस्लिम्स जो है या जायदी साइट्स जो है वो हैं। इनके मेंबर जो है वो क्या है, नॉर्दर्न यमन में मेनली क्या है, उस रीजन को कंट्रोल करते हैं। 2004 से ही क्या है कि यहाँ पे जो यमन सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो फॉर्म की, एंड उससे क्या है कंटिन्यूअस ये क्या है एज अ रिबेलियन जो है वो काम कर रहे हैं, या हमेशा क्या है कि रिबेल के रूप में एक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली क्या है प्रॉब्लम ही क्रिएट जो है वो कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग रीजन की बात करें तो द हुथी इंसर्जेंसी की बात करें तो ये वाला रीजन देखो, यहाँ सऊदी अरेबिया है, नीचे में क्या है ये साइड में, अब देखो यहाँ ओमान हो गया, ठीक है, ये यमन का पूरा रीजन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये ऑरेंज वाला जो पार्ट दिख रहा है वो शिया मेजोरिटी एरिया है। जो ये ऑरेंज से ये बाउंड्री दिख रहा है, यही वाला रीजन क्या है, हुथी कंट्रोल्ड एरिया है, जो कि 26 मार्च 2015 में लिया गया था ये रीजन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो रेड सी हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये बाबल मंदेब है, ये जिबूटी है, ठीक है, ये एरिट्रिया है, इथायोपिया है, ये सोमालिया है। तो ये वाला जो रीजन है यही हमारा यमन है, और ये जो रीजन है कंट्रोल कौन करता है, देखो अब बराबर क्या होते हैं, जो कंटेनर्स जाते हैं उनको क्या है कि ये लूटते हैं, या कब एक तरीके से हाईजैक जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि मेनली क्या है कि इनका काम यही है कि ये जो है वो, और इसको एक तरीके से यमन, ये जो हुथी है उनको कौन फंड कर रहा था, आप देखो ईरानियन, ईरान के लोग जो है वो कर रहे थे, मतलब जो ईरान से जो है उनको उनको एक तरीके से फंडिंग आ रही थी। तो ये हो गया हमारा जो रीजन यमन का, ठीक है। तो यमन के एक साइड ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया, किस किस से बाउंड्री टच हो रहा है, ओमान से, सऊदी अरेबिया से, ठीक है, यमन का। दूसरा रेड सी हो गया, बाबल मंदेब हो गया, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन हो गया, इधर सोमालिया है, थायोपिया है, जिबूटी है, एरिट्रिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो जहाँ पे गिरा है जिसको तेल अवीव कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो तेल अवीव जो है वो इस रीजन में है, जो कि मेडिटेरेनियन सी से जो है वो कांटेक्ट में है। ये जो है फेमस वेस्ट बैंक है, ये जेरूसलम का एरिया हो गया, ठीक है, ये गाज़ा स्ट्रिप हो गया, यहाँ पे साउथ हमारा जो रीजन है इसको हम लोग सिनाई पेनिनसुला भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी ये वाला आपका ये हो गया, इधर सिनाई पेनिनसुला है, ये जॉर्डन हो गया, इधर सीरिया हो गया, ये लेबनान हो गया, ये वाला जो है गोलन हाइट्स है जिसपे जो है इसराइल जो है वो एक तरीके से कब्जा कर लिया था, ये नॉर्थ सफ़ेद है, एक्को है, ठीक है, अल हाइफा है, यहाँ हाइफा, सॉरी हाइफा यहाँ हो गया, सेंटर हो गया ये। तो ये रीज़न हो गया अगर हम देखें, और यहीं पे आप देखो कि जो डेड सी है वो यहाँ लोकेटेड है। तो वेस्ट बैंक इस साइड है, ईस्ट के साइड, ठीक है, और ये जो है मेडिटेरेनियन सी है, इधर ही डेड सी जो है वो प्रेजेंट है। ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, ठीक है, यहीं से क्या है कि एक तरीके से आपका जो ये है, ये वाला जो रीजन हो गया है वो कौन सा हो गया, स्यूज कनाल का हो गया, नहीं स्यूज आ गया होगा, सॉरी स्यूज उधर से होगा इजिप्ट के। तो इतना ही पढ़ना था, इतना ही था न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर के अंदर। तो इस सेशन के पीडीएफ को ऑफ आप इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अननोन आईएएस करके टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, यूज़र नेम ये हो गया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।